इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। ग्लोबल रिकवरी की चिंताओं के बीच कारोबार के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 885.60 पॉइंट्स या 1.08% गिरकर 80,981 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 293 अंक या 1.17% टूटकर 24,717.70 के लेवल पर बंद हुआ। इससे एक दिन पहले गुरुवार को निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा पार किया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। ऑटो दिग्गज टाटा मोटर्स का शेयर शुक्रवार के आखिरी कारोबारी दिन में 4% से अधिक नीचे फिसल गया, जिस वजह से टाटा मोटर्स का शेयर अपने दिन के निचले स्तर 1,090 रुपए पर चला गया। बीते गुरुवार को टाटा मोटर्स कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 का जून का रिजल्ट पेश किया था। इस जून क्वार्टर में कंपनी का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का मार्जिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जो शुक्रवार के शेयर गिरावट का बड़ा कारण भी माना जा रहा है। जून क्वार्टर रिजल्ट के बाद टाटा मोटर्स के शेयर पर ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस ने बिक्री की कॉल दी, जबकि शेयर पर 825 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया गया। ब्रोकरेज ने अपने नोट में कहा कि कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस मजबूत बना हुआ था, वहीं पैसेंजर व्हीकल कमजोर नजर आया। सब्सिडियरी कंपनी जेएलआर का प्रदर्शन मिक्स रहा है। नुआमा ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स के शेयर पर रेड्यूस की रेटिंग देते हुए 1144 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया। नुआमा आगे कहता है कि जेएलआर का मार्च 2024 में कुल ऑर्डर बुक 1,33,000 यूनिट का था, जबकि जून 2024 में यह ऑर्डर बुक 1,04,000 यूनिट का हो चुका है। ऑर्डर बुक की ये कमजोरी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सिंगल डिजिट ग्रोथ की वजह बन सकती है। जेएलआर की प्रतिस्पर्धी कंपनी मर्सिडीज ने कैलेंडर ईयर 2024 में सपाट वॉल्यूम आउटलुक का इंडिकेशन किया। वहीं दूसरी तरफ ऑडी कंपनी ने कैलेंडर ये 2024 के लिए फ्लैट टू लोअर वॉल्यूम का उम्मीद दिया है। साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किए जाने वाले खर्च में एक मंदी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त टाटा मोटर्स के शेयर पर जेपी मॉर्गन ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाते हुए 1250 रुपए कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीएलएसए ब्रोकरेज ने शेयर पर 1181 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। टाटा मोटर्स के शेयर पर अमेरिकी ब्रोकरेज जेफरीज ने 1330 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने टाटा मोटर्स के शेयर पर 1330 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। दूसरी तरफ घरेलू ब्रोकरेज पर मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी के भारत कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में आय डिमांड में मॉडरेशन देखने को मिल रही है, जो कंपनी के लिए करंट प्रॉफिटेबिलिटी आगे जारी रखने की चिंता को बढ़ा रहा है। सप्ताह के आखिरी दिन कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को 98 कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 का जून क्वार्टर रिजल्ट पेश करती दिखाई देंगी। इसमें प्रमुख तौर पर टाटा समूह की टाइटन और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक डिलीवरी जैसे कंपनियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आज ब्रिटानिया, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी, ईबीएम, एवेन्यूज, आयन एक्सचेंज, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, लाइड्स एंटरप्राइजेस, एनआईआईटी समेत होटल्स, सारेगामा जैसी कंपनियां भी अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट बाजार में पेश करेंगी। आज प्रमुख तौर पर दलाल स्ट्रीट की नजर टाइटन कंपनी के जून क्वार्टर रिजल्ट पर बनी रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि पहले क्वार्टर में टाइटन कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा मंदा रह सकता है।
दरअसल पहले क्वार्टर में शादी की संख्या कम हुई है। इसके अलावा गोल्ड की कीमतों और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हुई है। बाजार के 4 ब्रोकरेज के औसत अनुमान के मुताबिक जून क्वार्टर में टाइटन कंपनी का नेट सेल्स सालाना आधार पर 6% से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में 1% से नीचे गिर सकता है। मोतीलाल ओसवाल टाइटन कंपनी के रिजल्ट को लेकर सबसे अधिक आशावादी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बॉटम लाइन पर सालाना आधार पर 10% ग्रोथ की संभावना जताई है। एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि जून क्वार्टर में कंपनी का स्टैंड अलोन ज्वेलरी ईबिट मार्जिन 10.8% पर हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू ग्रोथ जून क्वार्टर में सालाना आधार पर 10% से बढ़ सकता है। साथ ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 9% से बढ़ सकता है। कंपनी के लिए जून क्वार्टर में जीपी मार्जिन 50 बीपीएस से बढ़कर सालाना आधार पर 22.7% पर रिपोर्ट हो सकता है, जिसकी प्रमुख वजह बाजार में बढ़ते हुए कंपटीशन और गोल्ड की प्राइस में आई बढ़ोतरी मार्जिन पर दबाव है। फूड डिलीवरी जाइंट जोमेटो ने वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही के रिजल्ट के बाद इंट्राडे में 13.85% की बढ़त हासिल की है, जिसके बाद इसके शेयर 266 रुपए के डे हाई लेवल पर पहुंच गए। कंपनी ने रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए टैक्स के बाद प्रॉफिट यानी पीएटी में कई गुना बढ़त दर्ज की है। सीएलएसए जैसे ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइस को 350 रुपए तक सेट किया है। बता दें, कंपनी बीते साल की समान तिमाही में मात्र 2 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट के मुकाबले 253 करोड़ का पीएटी दर्ज किया। इसके अलावा जून तिमाही में कंपनी ने ऑपरेशन से रेवेन्यू में 74% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो 4,206 करोड़ रुपए रहा। प्रसिद्ध ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जोमेटो पर 300 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीद कॉल को दोहराया है। जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस स्थिर है और ब्लिंकिट रिटेल, ग्रोसरी और ई कॉमर्स जैसी इंडस्ट्रीज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। बता दें, कंपनी मौजूदा समय में किसी भी प्रकार के विलय या अधिग्रहण की तलाश में नहीं है। वहीं ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा ने जोमेटो के शेयर पर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। नोमुरा ने कहा कि जोमेटो एफडी और क्यू कॉमर्स बिजनेस में महत्वपूर्ण लाभप्रदता के साथ हाई ग्रोथ के रास्ते पर चल रहा है। इसने जोमेटो के शेयर पर टारगेट प्राइस बढ़ाकर 280 रुपए सेट किया है। इसके अलावा बर्नस्टीन ने जोमेटो पर आउट परफॉर्म कॉल बनाए रखा है, जबकि टारगेट प्राइस को 230 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए कर दिया गया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने जोमेटो के वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही को फ्लाई व्हील स्पिनिंग फाइटर का लेबल दिया। जोमेटो ने इस सभी सेगमेंट में तेज बढ़त के साथ एक और मजबूत तिमाही दी। क्विक कॉमर्स जीओवी समयोजित के साथ YOY में 130% ऊपर था। शेयर मार्केट में शुक्रवार को बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई और निफ्टी ने सीधे अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल 24,800 पर वो खुला। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निफ्टी में 24,800 के लेवल से कुछ खरीदारी आ सकती है, लेकिन इससे पहले मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर सकता है। इस मार्केट करेक्शन में कुछ स्टॉक अपनी उचित वैल्यूएशन पर आ गए हैं। रेलवे पीएसयू स्टॉक पर निवेशकों की नजरें यूनियन बजट 2024 से ही लगी हुई हैं। बजट में रेलवे के लिए कोई विशेष रियायत नहीं होने से रेलवे पीएसयू स्टॉक 20% तक गिर गए, लेकिन उन्हें अब उचित वैल्यूएशन में खरीदने का मौका बन सकता है।
वित्त साल 2025 के बजट में रेलवे के लिए पूंजी आवंटन 2.55 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित अनुमान 2.4 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि इलेक्ट्रिक इंजनों, कोचों और वैगनों के लिए लक्ष्य बढ़ाए गए। यह बजट कुल रेलवे स्टॉक के लिए इसलिए नेगेटिव साबित हुआ क्योंकि सेक्टर बजट में हाई कैपिटल आउटले की उम्मीद कर रहा था। बजट के बाद जिन रेलवे स्टॉक को सबसे अधिक नुकसान हुआ उसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये स्टॉक शुक्रवार को 280 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जो 22 जुलाई के इसके 319 रुपए के बंद भाव से 15% के नीचे कारोबार कर रहा है। बजट के दिन शेयर में 8.06% की गिरावट आई। मार्केट के साथ साथ रेलवे पीएसयू स्टॉक के लिए भी सेगमेंट बाय ऑन डिप्स रहे हैं। वैल्यूएशन बेहतर होने पर निवेशक ऐसे स्टॉक की तरफ जा सकते हैं जिनमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका हो। इरकॉन इंटरनेशनल उनमें से एक स्टॉक हो सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के डेली चार्ट पर देखें तो ये स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। 265 के प्राइस पर इसे डेली चार्ट पर महत्वपूर्ण सपोर्ट है और हाल ही में इसी सपोर्ट से ये ऊपर उठा है। हालांकि शुक्रवार के बाजार में स्टॉक में 2% की गिरावट देखी जा रही है। ये बाजार में आई कमजोरी के कारण भी हो सकता है। पेट्रोल रिसर्च के फाउंडर कलीम खान का कहना है कि एक बार बायर सेंटिमेंट्स रेलवे पीएसयू स्टॉक के फेवर में होने पर इरकॉन जैसे स्टॉक फिर से अपनी चाल पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे स्टॉक को उम्मीदें थी, उनके पूरा ना होने के कारण इन स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन कंपनी और सेक्टर के फंडामेंटल और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव पहले की तरह बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सेंटिमेंट्स ड्रिवन सेक्टर हैं, जो आने वाले दिनों में हम इरकॉन इंटरनेशनल में तेजी देख सकते हैं। उन्होंने इस स्टॉक को 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह दी, जबकि टारगेट 320 रुपए बताया। उन्होंने कहा कि स्टॉक में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बना है, जो कि मौजूदा बाजार में बेहतर है। शेयर मार्केट में इन दिनों अर्निंग सीजन यानी कॉर्पोरेट कमाई का मौसम चल रहा है। कंपनियों के रिजल्ट के साथ ही उनके स्टॉक प्राइस में हलचल हो रही है। अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट गुरुवार को घोषित किए गए, जिसमें प्रॉफिट में 47% की उछाल देखी गई। इसके बाद शुक्रवार के बाजार में अडानी पोर्ट्स के शेयर में हलचल नजर आ रही है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर शुक्रवार यानी 2 अगस्त 2024 को फोकस में हैं, क्योंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में अपना कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में 47% की वृद्धि दर्ज की, जो कि अधिक आय के कारण 3,107 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 2024 की अप्रैल जून अवधि में इसने 2,119 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़ाकर 8,054 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की तिमाही में 6,631 करोड़ रुपए थी। इस अवधि में व्यय बढ़कर 4,238 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 4,065 करोड़ रुपए था। जेफरीज ने अडानी पोर्ट्स के टारगेट 1,640 रुपए से बढ़ाकर 1,910 रुपए तक कर दिए हैं। ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी के साथ साथ बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ईबिटा मार्जिन विस्तार के कारण लोअर रियलाइजेशन की भरपाई के अनुरूप था। ये दोहरे अंकों की वृद्धि में आश्वस्त है और वित्त वर्ष 2025 के लिए 460 से 480 एमएमटी का वॉल्यूम गाइडेंस बरकरार रखा है।
ब्रोकरेज फर्म ने ये भविष्यवाणी की है कि बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी जारी रहेगी और मुद्रा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चालू होने से भी कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि कैपेक्स और रिटर्न पर ध्यान केंद्रित रहेगा। हमारे विचार में लॉजिस्टिक्स में अच्छी संभावना है। ट्रेंड लाइन डेटा के अनुसार 12 एनालिस्ट अडानी पोर्ट पर स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दे रहे हैं। स्टॉक ने अपनी रेटिंग में लगातार सुधार किया है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयरों में पिछले 3 महीने और 6 महीने में क्रमशः 19.93%, 30.35% की वृद्धि हुई है। YTD आधार पर APSEZ के शेयरों में 51.60% की वृद्धि हुई। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों में क्रमशः 160%, 98%, 135%, 328% और 513% की वृद्धि हुई है। अमेरिकी ग्रोथ चिंताओं और एशियाई बाजारों में गिरावट के वॉल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली के बाद कारोबार के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स निफ्टी तेज गिरावट के साथ ओपन हुए। आज बैंकिंग, ऑटो, IT और एनर्जी स्टॉक में बेहद कमजोरी देखने को मिली। आज सुबह 9:48 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स 814 पॉइंट लुढ़ककर 81,026 के लेवल पर कामकाज कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क निफ्टी 50 282 पॉइंट्स कमजोर होकर 24,728 पर कारोबार कर रहा था। सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसमें निफ्टी मेटल और PSU बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट 2% से अधिक दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 में 1% से अधिक लुढ़के हैं। अमेरिकी बाजार में कमजोर मैन्युफैक्चरिंग डेटा की वजह से US स्टॉक्स के बाद भारतीय इक्विटी मार्केट में गिरावट आई। गुरुवार को डॉव्स जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.57% कमजोर होकर 40,200 के लेवल पर आ गया। S&P 500 1.76% लुढ़क कर 5,424 करोड़ रुपए पर आ गया और नेटडैक कंपोजिट 2.76% कमजोर होकर 17,114 के लेवल पर आ गया। आज के शुरुआती कामकाज में एशियाई कारोबार घंटों में US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट जारी रही। नेस्डैक फ्यूचर में 1.5% और S&P 500 फ्यूचर्स में 0.9% कमजोर हुए। बाजार में गिरावट की प्रमुख वजहों में से एक मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोडक्शन रीजन में सप्लाई बाधित होने की चिंताओं के बीच शुक्रवार को तेल के दामों में उछाल आया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 62 सेंट या 0.75% मजबूत होकर $80 प्रति बैरल हो गया, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 61 सेंट या 0.8 उछलकर $76 पर पहुंच गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बाजार से कमजोरी में एक मुख्य कारण है। दरअसल एक दिन पहले गुरुवार को इजराइल की आर्मी ने यह दावा किया कि हमास के मिलिट्री विंग चीफ मोहम्मद देफ के पिछले महीने गाजा में इजराइल एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी। इसके बाद ग्रुप के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनिया की एक दिन पहले तेहरान में मौत हो गई। इन घटनाक्रमों की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी आई। बता दें, ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए क्रूड ऑयल की कीमतें काफी अहम मानी जा रही हैं। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।